यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है वो जो डस्टबिन होती है बड़ी वाली, जो सड़क के चौराहे पर या किनारे में रखी जाती है, वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। अब एक रात में ये सारे परिवर्तन नामुमकिन है, लेकिन हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हमारी पूरी सरकार, सभी सांसद, सभी मंत्री, विधायक आज आपको सड़कों पर मिलते हैं और स्वच्छता हमारा एक बहुत बड़ा मैंडेट है जिसको हमें करना है। आप देखेंगे धीरे धीरे करके ये स्वच्छता में परिवर्तन आएगा और दिल्ली आपको और अच्छी स्वच्छ दिखाई देगी। लेकिन इस पर वो वोटर लिस्ट लेके घूम रहे हैं कि वोट चोरी कर रहे हैं, नाम, घर, एड्रेस। सवाल मतदान का कोई दूसरा रास्ता है नहीं। भारत इतनी बड़ी आबादी का देश है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। क्या हम अभी डिजिटल के जमाने में भी क्या कागज से ही काम करते रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा कि कानून निरस्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कई संशोधन कर दिए। तो अब जब इनके उस पर लात पड़ रही है तो इनको तो ये त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन इससे होने जाने वाला कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको पूर्ण रूप से वैध ठहराया। उनको उनका हक देने की बात नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। क्या गलत काम कर रही है? लेकिन कुछ लोग जिन्होंने वक्त की संपत्ति पर कब्जे कर लिए, परेशानी उनको है, आम व्यक्ति को इससे कोई परेशानी नहीं। और ऐसे सभी लोगों को निकाल रहा है। बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठिए यहाँ पर हैं। तो अगर बिहार के इस चुनाव लिस्ट को चुनाव आयोग ने दुरुस्त किया तो इनको तकलीफ इसलिए है कि अब तक ये वही काम कर रहे थे। दिल्ली में कब वो परिवर्तन आएगा कि जो वो डस्टबिन है जमीन के नीचे वाला सेटअप पूरा हो जाएगा, सारी चीजें अंडरग्राउंड हो जाएंगी? हमारी दिल्ली की सरकार ने एक मेगा प्लान इसके लिए बनाया है। अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली के ड्रेनेज का मास्टर प्लान बनाया। अब से पहले की सरकारों ने कभी नहीं बनाया। लेकिन क्योंकि जो दिल्ली में ड्रेन है वो किसी जमाने में बने थे, उस समय दिल्ली की पॉपुलेशन कम थी, तो ड्रेनेज सिस्टम को आने वाले 10-20-50 साल तक उस दिमाग में रख करके वो मास्टर प्लान बनाया गया। सरदारों ने भी तो छोड़ के आया था ना, जो सरदार थे पंजाब के पिछले। देखिए वक्फ का कानून है और कानून संसद की परंपराओं के बाद उसका पालन हुआ, पारित हुआ, राष्ट्रपति जी ने उस पर हस्ताक्षर किया और वो देश का कानून है। तो हर नागरिक को देश के कानून का पालन करना पड़ेगा। अपनी मर्जी से कोई कुछ नहीं कर सकता। ये बात इन सब लोगों को समझनी चाहिए। जीएसटी बचत उत्सव आजादी के बाद पहली बार किसी भी कर प्रणाली में 400 से ज्यादा आइटम को 18% और 12% से निकाल करके 5% पर लाना, ये बहुत ही साहसिक और क्रांतिकारी कदम है। तो दीपावली पर ऐसा क्या खास उपहार है जो अभी तक हाइड है, जो उस समय पर आने वाला है? हमारे यहाँ हिंदुस्तान में नवरात्र से फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाता है। अभी 10 दिन नवरात्र के चलेंगे, उसके तुरंत बाद दिवाली की। तो परचेजिंग तो दिवाली की आज से शुरू हो गई। हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए तो नवरात्र से परचेजिंग शुरू हो जाती है। तो यही जो सुधार हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रियायत है पूरे देश को। जो अभी H1B वीजा को लेकर के अमेरिका से जो नया आदेश पारित कर दिया गया, देश बहुत आगे बढ़ गया है। आज हमारे ही देश में टैलेंट को ढूंढने की जरूरत नहीं है, टैलेंट मिलता है और उस टैलेंट का उपयोग यदि हमारे देश के लिए होगा तो फिर निश्चित रूप से देश प्रगति करेगा, देश की टेक्नोलॉजी प्रगति करेगी। 2014 में जब प्रधानमंत्री बने मोदी जी, उसके बाद ट्रंप राष्ट्रपति बने। हम बड़ी कंपनी का उदाहरण देते हैं, तो क्या भारत की कोई कंपनी बड़ी नहीं बन सकती? तो क्यों ना हम सब मिलकर के भारत की कंपनियों को बड़ा बनाएं। हम क्यों ना गूगल जैसा कुछ भारत के अंदर बनाएं, क्योंकि टैलेंट हमारा है। गूगल में भी जो लोग काम कर रहे हैं उसमें अधिकांश भारतीय हैं। तो उनके टैलेंट का उपयोग यदि हमने कर लिया तो हम किसी भी विदेशी प्रोडक्ट से बढ़िया प्रोडक्ट बना सकते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं जिसमें कोई भी स्कीम का लाभ लेकर के अपने हुनर को निखार सकता है और उस हुनर से नया सामान बना सकता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म, वो इसको जीएसटी रिफॉर्म भी कह सकते थे, लेकिन जब उन्होंने कहा नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म
इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि आज जो रिफॉर्म हो रहे हैं ये केवल आज के लिए नहीं है, आने वाले दसियों साल के लिए ये रिफॉर्म की प्रक्रिया शुरू हो रही है। सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी अभी हमारे साथ में है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय पर जिस हम बात कर रहे हैं, इस समय पर काफी ज्यादा उलटफेर हो रही है, काफी सारे नए रिफॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं और काफी सारे थ्रेड्स भी हैं। हम थ्रेड्स चाहे फिर उसको फिजिकली ना कह करके थोड़ा सा इंटरनेशनल वाले प्रेशर भी हैं और हर तरह की चीजें हैं। आज से नवरात्रि शुरू हो गई है और आज से कई अभियान भी शुरू हुए हैं। जीएसटी को लेकर के खास तौर पर आज से एक नया अभियान शुरू है। कैसे देखते हैं उसको, जनता को कैसे सीधा फायदा मिलेगा? देखिए, एक बात हमें समझनी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम सब जानते हैं कि वो निर्णय लेने की क्षमता भी रखते हैं और उस निर्णय को इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट कराने का दम भी रखते हैं जी। तो जहां तक आपने थ्रेट का सवाल कहा, तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कह दिया कि भारत के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। तो कोई यदि चाहे कि भारत को कोई थ्रेट से कोई दबाएगा, तो मोदी जी के नेतृत्व में ये संभव नहीं है और पूरा विश्व इस बात को अब जान चुका है। ये बड़ा सरप्राइजरी रहा, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ, बड़ा सरप्राइजरी रहा। आज तक हम सब लोग ये सोचते रहे कि दबाव जब आएगा तो हर बार हमने देखा रहा कि चीजें बदल दी गई, रास्ता बदल लिएगा। लेकिन इस बार जिस तरीके से अडिग खड़े रहे, उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, मतलब एक सड़क के किनारे पटरी पर जो रेडी पटरी लगा था उस बंदे में भी जो कॉन्फिडेंस लेवल है थोड़ा अलग ही दिख रहा है। देखिए, उसको पूरे देश को ये लगा कि हमारे प्रधानमंत्री मजबूत है और वो हमारे हितों के रक्षक है। तो चाहे वो हमारी डेयरी सेक्टर हो, चाहे वो हमारा एग्रीकल्चर हो, चाहे वो हमारा रिटेल ट्रेड हो, जिस पर दुनिया की निगाहें हैं, और इन्हीं सेक्टर्स के लिए प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि इनके हितों के साथ समझौता नहीं होगा, तो सड़क पर खड़ा अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आती है और उसको ये लगता है कि कोई उनका हित रक्षक है जो उनके हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है, बेशक कोई भी दबाव क्यों ना हो। तो इससे पूरे देश में एक सकारात्मक वातावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी हुआ है और जैसा भी आपने कहा कि लोगों में स्वयं उत्साह और ऊर्जा का संचार। बिल्कुल, आज से नवरात्रि शुरू हो रही है और प्रधानमंत्री जी जब बीते दिन ही देश को संबोधन दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि आज से 2 अभियान शुरू होंगे, 2 उत्सव शुरू होंगे। एक होगा जीएसटी बचत उत्सव। कैसे नवरात्रि से जो शुरुआत हो रहा है जीएसटी को लेकर, जो नया रिफॉर्म हुआ, न्यू जनरेशन का रिफॉर्म हुआ, कैसे लागू होगा देश पर, क्या फायदा होगा देश? देखिए, पहली बात तो हमें समझना चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म। वो इसको जीएसटी रिफॉर्म भी कह सकते थे, लेकिन जब उन्होंने कहा नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म, इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि आज जो रिफॉर्म हो रहे हैं ये केवल आज के लिए नहीं है, आने वाले दसियों साल के लिए ये रिफॉर्म की प्रक्रिया शुरू हो रही है। जो हमारे बाद की जनरेशन है वो भी इस रिफॉर्म को याद रखेगी और इस रिफॉर्म का लाभ लेगी। पहली बार आजादी के बाद पहली बार किसी भी कर प्रणाली में 400 से ज्यादा आइटम को 18% और 12% से निकाल करके 5% पर लाना, ये बहुत ही साहसिक और क्रांतिकारी कदम है। दूसरा, कुल मिलाकर के यदि देखें तो एक मोटा अनुमान यदि लगाया जाए तो टैक्स के ये जो रिबेट हैं, इस रिबेट से लगभग उन वस्तुओं की कीमत जो 5% में है या जिन पर टैक्स नहीं है, वो लगभग 15 से 20% कम हो जाएगी। और जब 15 से 20% कम होगी तो जहां हमारे व्यापारी को उसकी लागत में फायदा होगा, लागत कम लगानी पड़ेगी, वहीं दूसरी ओर उपभोक्ता को भी फायदा होगा कि उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। और जब उपभोक्ता की परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम स्वदेशी सामान का उपयोग करें। इसका मतलब है कि कंजम्पशन बढ़ती है तो फिर हमारी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और वो प्रोडक्शन स्वदेशी सामान की होगी। तो कुल मिलाकर के स्वदेशी और जीएसटी को यदि जोड़ करके देखें
तो ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का माइलस्टोन कदम है, जिसकी पूरी देश में किसी व्यक्ति के पास भी इसकी तार्किक आलोचना का कोई कारण नहीं है। कुछ लोग आलोचना जरूर करते हैं, लेकिन वो केवल आलोचना के लिए आलोचना कर रहे हैं, अपने राजनीतिक हितों के लिए। लेकिन इतने बड़े सुधार में कोई आलोचना नहीं है। आज आम आदमी भी बहुत खुश है कि उसका घरेलू बजट कम हो रहा है और ज्यादा सामान खरीदने की उसकी ताकत बढ़ रही है। आलोचना की आपने बात की, मैं अभी पिछले कुछ दिनों के भीतर 3 राज्यों में गांव-गांव अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के लोगों से लगातार बात की। ज्यादातर लोग 2 तरह की बात भी कर रहे हैं, उस पर मैं बाद में आऊंगा। अभी आपने जो नए रिफॉर्म और सारी चीजों की बात की, इस पे मैं एक चीज ये पूछना चाहूंगा, जो अभी H1B वीजा को लेकर के अमेरिका से जो नया आदेश पारित कर दिया गया, 88 लाख पर ईयर जो वो देना पड़ेगा, सारी चीजें हुई, तो इससे उन युवाओं को क्या नुकसान होगा जो पढ़ाई करने के लिए वहां जाना चाह रहे थे, या फिर वहां पर जो नौकरी करने के लिए 2 साल 3 साल के लिए जा रहे थे? देखिए, आज मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ गया है। आज हमारे ही देश में टैलेंट को ढूंढने की जरूरत नहीं है, टैलेंट मिलता है। और उस टैलेंट का उपयोग यदि हमारे देश के लिए होगा तो फिर निश्चित रूप से देश प्रगति करेगा, देश की टेक्नोलॉजी प्रगति करेगी। और उसके साथ साथ जब प्रधानमंत्री स्वदेशी की बात करते हैं तो वो टैलेंट हमारे स्वदेशी काम के लिए यूज होगा। तो जिस मुल्क ने भी कभी तरक्की की है तो उसने अपने बलबूते पर तरक्की की है, पड़ोसियों के कंधे पर उठ करके कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और मोदी जी का यही संदेश है कि भारत अपने पैरों पर मजबूत होगा, तो जो टैलेंट है वो टैलेंट भारत में उसका भरपूर उपयोग होगा। इसलिए किसी को भी इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कई बुद्धिजीवियों ने कहा भी कि ये आपदा नहीं है, अवसर है। और अभी बीते दिन ही हम बात कर रहे थे कमलजीत जी के साथ, तो उन्होंने भी कहा कि ये अब बहुत बड़ा अवसर है, इसको हम अपने तरीके से कैसे मैनेज करते हैं, ये आने वाले 2-3-4 महीने के बाद हम इसकी ग्राफ बना लेंगे। लेकिन एक सवाल ये उठता है, जो कई अन्य लोग भी बात कर रहे हैं इस पर, कि जो लोग अमेरिका जैसे देश में यहाँ से नौकरी करने के लिए गए हैं, उनको सैलरी बहुत मिलती है वहाँ पर, तो क्या उस स्केल का पैसा अगर इंडिया में वो आते हैं तो उनको मिल पाएगा, या फिर क्या उसके लिए नया दूसरा रास्ता है? देखिए, आज हमारा जो इंडेक्स है, जो इंडिविजुअल हमारा इंडेक्स है, वो बढ़ रहा है। इंडेक्स जब बढ़ता है, जब हमारे यहाँ सैलरी के पैकेजेस बढ़िया होती है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हम किसी विदेशी मुल्क में जाएंगे वहीं पैसा कमाएंगे। आज करोड़ों अरबों ऐसे लोग हैं। आज भारत में यूनिकॉर्न, जो स्टार्टअप थे बहुत मामूली रकम से बने थे, आज वो यूनिकॉर्न बन गए। तो यूनिकॉर्न कैसे बने? क्योंकि भारत के टैलेंट ने, उसमें कोई विदेशी तकनीक का इस्तेमाल नहीं हुआ। आज ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो हमारी भारत की बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने चाइना की मिसाइल को तोड़ा। तो ये सिर्फ, मैं ऐसा मानता हूं कि ये मन में धारणा है, इस धारणा को दूर करना चाहिए। और जैसा आपने स्वयं कहा, आपदा हमेशा अवसर लाती है, तो ये आपदा में अवसर ढूंढने की बात है। और अवसर निश्चित रूप से उपलब्ध है, उनका दोहन करना है, और सही तरीके से उनका दोहन हो जाए, ये प्राथमिकता मोदी जी की भी और सरकार की है। कल एक बड़े बुद्धिजीवी से बात कर रहा था मैं, उन्होंने इस बात को कहा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री बने मोदी जी, उसके बाद ट्रंप राष्ट्रपति बने, वो लगातार मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं। मोदी जी की नीति है मेरा देश पहले, वो कह रहे हैं अमेरिका फर्स्ट। तो जो ये सारी चीजें चल रही हैं, तो दोनों ही लोग अपने अपने देश के लिए खड़े हुए हैं। यहाँ पर बात चाइना की आई, कई वर्ष पहले ऐसा हुआ रहा होगा चाइना में, तो जो लोग चाइना के बाहर रह के काम कर रहे थे, वापस आकर उन्होंने स्टार्टअप खुद का शुरू किया, उसको सरकार ने सपोर्ट किया। अगर जो अमेरिका में रहने वाले लोग हैं, जैसे गूगल से लेके माइक्रोसॉफ्ट से लेके बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में, बड़ी बड़ी जगहों में जो काम कर रहे हैं, अगर वो इंडिया आते हैं, डेफिनेटली उनको वो पैकेज तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर अपना वो यहाँ पर खुद का सेटअप लगाते हैं, जिससे हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा, तो सरकार उनके साथ कैसे कोलैब करेगी, क्या व्यवस्था? प्रधानमंत्री जी ने अनेकों बार इस बात को कहा है कि जब हम विश्व की किसी बड़ी कंपनी, जैसे आपने गूगल का जिक्र किया, हम बड़ी कंपनी का उदाहरण देते हैं, तो क्या भारत की कोई कंपनी बड़ी नहीं बन सकती? तो क्यों ना हम सब मिलकर के भारत की कंपनियों को बड़ा बनाएं? हम क्यों ना गूगल जैसा कुछ भारत के अंदर बनाएं? क्योंकि टैलेंट हमारा है।
गूगल में भी जो लोग काम कर रहे हैं उसमें अधिकांश भारतीय हैं, तो उनके टैलेंट का उपयोग यदि हमने कर लिया तो हम किसी भी विदेशी प्रोडक्ट से बढ़िया प्रोडक्ट बना सकते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं जिसमें कोई भी स्कीम का लाभ लेकर के अपने हुनर को निखार सकता है और उस हुनर से नया सामान बना सकता है। देखिए, सवाल मेरा ये था कि जैसा आपने जो कहा वो होगा यहाँ पर, लेकिन सरकार किस तरह से सपोर्ट करेगी अगर वो लोग यहाँ पर आके अपना स्टार्टअप शुरू करें? डेफिनेटली वो स्टार्टअप शुरू करेंगे तो हजारों लोगों को नौकरी मिल रही है, काम मिल रहा है, उनको सरकार का सपोर्ट कैसे रहेगा कि वो मतलब परेशान ना हो? और देखिए सरकार धीरे धीरे करके, जैसे ये रिफॉर्म की अभी बात की, तो अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी पिछले सालों में हुए हैं। अनेक राज्यों में जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां पर वन विंडो स्कीम चालू हो रही है। अभी दिल्ली की सरकार ने बहुत सारे जो लाइसेंस की प्रणाली थी उसको खत्म किया। तो अगर जब हम उनको कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर देंगे तो कोई भी व्यक्ति भारत में उद्योग भी लगाएगा, स्टार्टअप भी लगाएगा, और भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ खड़ी है। जी अच्छा, ठीक है, ये H1 वाला जो ये प्रॉब्लम है ये तो चलिए ठीक है, शॉर्ट आउट हो जाएगा। जीएसटी को लेकर के जैसे आज से शुरुआत हुई गई है, तो इसमें प्रधानमंत्री जी ने इसके पहले कहा था कि दिवाली पर बड़ा तोहफा देने, बहुत बड़ा उपहार देने जा रहे थे। इसकी शुरुआत तो अभी नवरात्रि से ही होगी। कई सारी चीज़ें, जैसा आपने बताया 400 से ज़्यादा चीज़ें जो है तो 5% पे आ गई, बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई। तो दीपावली पर ऐसा क्या खास उपहार है जो अभी तक हाइड है, जो उस समय पर आने वाला है? पेट्रोल डीजल तो सस्ता नहीं होने वाला है बिल्कुल पूरी तरह से, ऐसा जो देखिए ये भी जो जीएसटी सुधार है ये भी दीपावली का उपहार है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में नवरात्र से फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाता है। अभी 10 दिन नवरात्र के चलेंगे, उसके तुरंत बाद दिवाली की, तो परचेजिंग तो दिवाली की आज से शुरू हो गई। हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए तो नवरात्र से परचेजिंग शुरू हो जाती है। तो यही जो सुधार हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रियायत है पूरे देश को, और इससे देश के व्यापार को, देश की अर्थव्यवस्था को, देश के स्टार्टअप को, लघु उद्योग को, रेडी पटरी वालों को, सभी वर्गों को इससे लाभ होने वाला है। और जब सभी वर्ग लाभान्वित होंगे तो आप समझ सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी किस तरीके से तेजी से ग्रो करेगी। बिल्कुल। मेरा तीसरा सवाल फिर से समस्या पर ही है। आप जिस क्षेत्र से सांसद है वो पुराना दिल्ली है, जहाँ पर पुरानी विरासत है। अब आपके जिम्मे है कि उनको उसी तरह से बना के रखना, उसको ज़्यादा नहीं कर सकते, वो टूट जाएंगी, उसको संभालना भी। लेकिन एक बड़ी समस्या ही है वहाँ पर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले दिनों ही बात की, वहाँ पर जो बिल्डिंग्स पुरानी है वो लोग नए तरीके से अतिक्रमण कर रहे हैं। कितना जटिल है ये, इसको सुलझाना, या फिर कितना टाइम लग सकता है इसको पूरे तरीके से सबको साथ में लेकर के? दिल्ली की सरकार ने इसका पूरा संज्ञान लिया है, हमने भी इसका संज्ञान लिया है, और हम वो सारे रास्ते अपना रहे हैं, वो सारे योजना बना रहे हैं जिससे पुरानी दिल्ली का जो ऐतिहासिक स्वरूप है वो भी बना रहे और मार्केटें भी हमारी डेवलप हो जाए, क्योंकि वो देश की सबसे बड़ी मार्केटें हैं। तो मार्केटें भी डेवलप हो जाए, मार्केटों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाए। ट्रैफिक एक अपने आप में समस्या है, उस ट्रैफिक की समस्या को ईज किया जाए, एनक्रोचमेंट को हटाया जाए। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हमारी प्राथमिकता पर हैं और उसका रोड मैप बन रहा है। और आप देखेंगे कि आने वाले 6-8 महीने में आपको पुरानी दिल्ली की सूरत बदलती नजर आएगी। दिल्ली की एक और बड़ी समस्या है इसमें पर कचरा प्रबंधन और कचरा दोनों ही। हम एनडीएमसी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो रेसिडेंशियल सोसाइटी है, फिर जो जैसे जितने भी निवास है, यहाँ थोड़ा साफ सुथरा दिखता है। लेकिन हम थोड़ा सा और पीछे जाएं, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है वो जो डस्टबिन होती है बड़ी वाली, जो सड़क के चौराहे पर या किनारे में रखी जाती है। वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। आम आदमी वहाँ से रोज आता जाता है, लेकिन बारिश के टाइम पर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, सामान्य दिनों में बहुत दिक्कत होती है। स्मार्ट शहर की शुरुआत दिल्ली से होती है। इंदौर सबसे साफ सुथरा है। दिल्ली में कब वो परिवर्तन आएगा कि जो वो डस्टबिन है जमीन के नीचे वाला सेटअप पूरा हो जाएगा, सारी चीजें अंडरग्राउंड हो जाएंगी? हमारी दिल्ली की सरकार ने
एक मेगा प्लान इसके लिए बनाया है। अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली के ड्रेनेज का मास्टर प्लान बनाया। अब से पहले की सरकारों ने कभी नहीं बनाया, लेकिन क्योंकि जो दिल्ली में ड्रेन है वो किसी जमाने में बने थे, उस समय दिल्ली की पॉपुलेशन कम थी, तो ड्रेनेज सिस्टम को आने वाले 10-20-50 साल तक उस दिमाग में रख करके वो मास्टर प्लान बनाया गया। उसी प्रकार से स्वच्छता हमारी दिल्ली सरकार की प्राथमिकता पर है। स्वच्छता को लेकर के विशेष अभियान लगातार दिल्ली सरकार ने शुरू किए हैं। अब 10 साल यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का शासन रहा और 10 साल में दिल्ली को बद से बदहाल कर दिया। अब एक रात में ये सारे परिवर्तन नामुमकिन है, लेकिन हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हमारी पूरी सरकार, सभी सांसद, सभी मंत्री, विधायक आज आपको सड़कों पर मिलते हैं और स्वच्छता हमारा एक बहुत बड़ा मैंडेट है जिसको हमें करना है। आप देखेंगे धीरे धीरे करके ये स्वच्छता में परिवर्तन आएगा और दिल्ली आपको और अच्छी स्वच्छ दिखाई देगी। अब थोड़ा सा पॉलिटिकल बात कर लेते हैं, समस्याओं पे बात हो गई, युवाओं की बात हो गई, बात हम ईवीएम की कर लेते हैं। कई महीने बीत गए, ईवीएम को किसी ने कुछ बोला नहीं। बड़ा मतलब जनता भी इस समय पर सोच रही है कि जिस ईवीएम को लेकर के हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, रोज उसको गाली देते थे, आपकी पार्टी को लेकर के कई सारी बातें होती, बड़ा उपेक्षित हो गई है कई महीनों से। क्योंकि अभी चुनाव नहीं है ना। अब जैसे चुनाव आएंगे अब देखना कि अपोजिशन का रोना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अपोजिशन अपनी हार की जिम्मेदारी खुद नहीं लेती। उनके पास इजी टारगेट होता है चुनाव आयोग या ईवीएम, तो वो ईवीएम को दोष देते हैं। लेकिन जब वो चुनाव जीतते कहीं पर, किसी राज्य में वो भी चुनाव जीते, तब उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि ईवीएम खराब हो गई। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, ये डबल स्टैंडर्ड अब देश की जनता के सामने पूरे तरीके से बेनकाब हो गया है। इसलिए ईवीएम का वो कुछ भी कहें, हम सब जानते हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ करना, और ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी बात कही है। तो ईवीएम से ज्यादा सुरक्षित मतदान का कोई दूसरा रास्ता है नहीं। भारत इतनी बड़ी आबादी का देश है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। क्या हम अभी डिजिटल के जमाने में भी क्या कागज से ही काम करते रहेंगे? तो ईवीएम भविष्य भी है, ईवीएम वर्तमान भी है, और कुछ लोगों की आदत है ईवीएम पर दोषारोपण करना, तो वो अपनी राजनीति के लिए ईवीएम पर दोषारोपण करते रहेंगे। दिक्कत यही है, ईवीएम को भूल गए हैं, ईवीएम को भूल ही नहीं रहे आजकल। अभी नहीं बोलेंगे ना, जब कोई चुनाव अभी आएंगे, अभी बिहार में चुनाव आने वाले हैं, अब देखना ये तुरंत ईवीएम शुरू कर देंगे। लेकिन पर वो वोटर लिस्ट लेके घूम रहे हैं कि वोट चोरी कर रहे हैं, नाम, घर, एड्रेस, सवाल देखिए, सवाल एक है, जो लोग मर गए उनके नाम वोटर लिस्ट में है, जो लोग अब छोड़ करके चले गए उनके नाम वोटर लिस्ट में है। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनका 2 जगह वोट है। अगर चुनाव आयोग उस लिस्ट को संशोधित कर रहा है और ऐसे सभी लोगों को निकाल रहा है, बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठिए यहाँ पर हैं, तो अगर बिहार के इस चुनाव लिस्ट को चुनाव आयोग ने दुरुस्त किया तो इनको तकलीफ इसलिए है कि अब तक ये वही काम कर रहे थे। तो अब जब इनके उस पर लात पड़ रही है तो इनको तो ये त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन इससे होने जाने वाला कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको पूर्ण रूप से वैध ठहराया और ये चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। बिल्कुल, आपने कहा कि एक व्यक्ति को 2 जगह वाली आपने बात कही, तो 2 जगह से मुझे एक बात याद आई, वक्फ वोट की। वक्फ वोट को लेकर इस पर काफी ज्यादा चर्चा है, और जो लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं तो उनका ये कहना है कि हमारे पूर्वजों ने जो हमको दान में दिया, जो छोड़ के गए, उसकी सुरक्षा को लेकर के हम कर रहे हैं। लेकिन सरदारों ने भी तो छोड़ के आया था ना, जो सरदार थे पंजाब के पिछले भाग में। वक्फ का कानून है और कानून संसद की परंपराओं के बाद उसका पालन हुआ, पारित हुआ, राष्ट्रपति जी ने उस पर हस्ताक्षर किया और वो देश का कानून है। तो हर नागरिक को देश के कानून का पालन करना पड़ेगा, अपनी मर्जी से कोई कुछ नहीं कर सकता। ये बात इन सब लोगों को समझनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो भी आने वाला है अगले महीने के 7 तारीख को फैसला, उसके पहले एक अंतरिम फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा कि कानून निरस्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कई संशोधन कर दिए जिसको लेकर के काफी जश्न मनाया जा रहा है, बयानबाजी भी हो रही है और भी सारी चीजें हैं। नहीं, आप वक्फ के नाम पर आप कोई भी संपत्ति को हथिया लें
वफ के नाम पर क्या कुछ देश के अंदर हो रहा है, क्या किसी से छुपा हुआ है क्या? तो इस वफ के जरिए जो हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारी मुसलमान कम्युनिटी है, उनको उनका हक देने की बात नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। क्या गलत काम कर रही है? लेकिन कुछ लोग जिन्होंने वक्फ की संपत्ति पर कब्जे कर लिए, परेशानी उनको है, आम व्यक्ति को इससे कोई परेशानी नहीं। ठीक है, ठीक है। एसआईआर पे बात करते हैं। एसआईआर इसमें पर बहुत बड़ा मुद्दा है और बिहार में जस्ट कुछ दिन ही बचे हैं। मतलब मान के चलिए 7 तारीख के बाद किसी भी दिन घोषणा हो सकती है कि चुनाव की तारीख आ गई। एसआईआर को लेकर जिस तरह से बात की जा रही है कि पुनर्निरीक्षण करवाया जाना चाहिए वोटर लिस्ट का, जरूरी है। और अगर जरूरी है तो जिनको कह रहे हैं कि ये फर्जी वोटर्स है वो कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, या फिर ऐसे कहाँ से बनाए गए उन वोटरों को जिनको आप फर्जी कह रहे हैं, बनवाया किसने उसको? चुनाव आयोग ने लगातार इसके ऊपर चर्चा की। चुनाव आयोग के सर्वेक्षक जगह जगह गए और उस सारी प्रक्रिया के बाद चुनाव आयोग के सामने जो लिस्ट आई, जिसमें तो चुनाव आयोग ने कानून के तहत उन नामों को हटाया है। तो अगर किसी को इससे दिक्कत है तो वो जाए ना चुनाव आयोग के पास। उसमें एक प्रावधान है कि आप चुनाव आयोग के पास में जाओगे नहीं और सड़क पर खड़े होकर के आप बात करोगे। तो मामला सड़क पर खड़े होकर के बात करने से नहीं बनेगा, आपको नियम और प्रक्रिया के पालन तो करना ही पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश जैसा चुनाव जो राज्य जो है, इसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव, वहां पर लगभग हर जगह पर चर्चा चली, वहां पर एसआईआर होना चाहिए। आपको लगता है कि वहां पर एसआईआर होना चाहिए, करवाना चाहिए? वहां पर हो सकता है ऐसा कि बाहर के लोग जहां पे उनका नाम कहीं भी हो सकता है और ये चुनाव आयोग का निर्णय है। और जैसा जितनी जानकारी मेरे को है, चुनाव आयोग लगभग सभी राज्यों में एसआईआर कराएगा, ऐसा मुझे जानकारी है। अब कितनी वो है वो तो चुनाव आयोग समय आने पर अपने आप घोषित करेगा। बिल्कुल। बिहार के इलेक्शन जो सामने में है और प्रशांत किशोर इसमें पर बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो लगातार पहले पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी के बेटे को लेकर के कह रहे थे, आजकल उप मुख्यमंत्री को लेकर के बहुत ध्यान दे रहे हैं और वो लगातार दे रहे हैं। तो देखिए, जमीन खोज रहे हैं वहां पर, इस तरह की चीजें कह रहे हैं। ये लोकतंत्र है और यहाँ हर एक को चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, अपनी बात कहने का भी अधिकार है। लेकिन मुझे मोटे तौर पर लगता है बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अभी सेवा पखवाड़ा सप्ताह चल रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के साथ साथ आप अभी सांसद खेल महोत्सव भी शायद करवाएंगे, सभी सांसदों के यहाँ पे हो रहा है। क्या योजना है उसकी, मतलब आगे वाले दिनों में इसके बाद? उसके लिए हमने 8 खेल हमने आइडेंटिफाई किए हैं और उन 8 खेलों में भाग लेने वालों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। एक बार ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो 3 चरणों में ये खेल होंगे। एक हमारे जो म्युनिसिपल वार्ड है उस स्तर पर होंगे, वहां पर प्रतियोगिताएं होंगी और उसके बाद वहां के जो विनर होंगे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनकी प्रतियोगिताएं होंगी और उनके जो विनर होंगे फिर वो पार्लियामेंट के स्तर पर वो प्रतियोगिताएं होंगी। तो इस तरीके के 8 खेल हैं। वो 8 खेल की एंट्रियां आनी शुरू हो गई हैं और 25 दिसंबर तक जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, अब सब सांसदों को सांसद खेल महोत्सव को पूर्ण करना है। बिल्कुल। इसमें एक और जुड़ा हुआ सवाल यह है कि जैसे आप बोल रहे हैं रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन युवा करवा रहे होंगे, लड़के लड़के से भी करवा रहे होंगे। कुछ राज्य रहे हैं ऐसे, कुछ जगह ऐसे रही हैं कि जिन्होंने अवसर दिया महिलाओं को। सभी लोग जो बचपन में खेलते हैं बड़े होने के बाद नहीं खेल पाते, तो जो महिलाएं घर में रहती हैं या फिर रूरल इलाके में रहती हैं उनके लिए भी कुछ अवसर देना कि चलिए इस खेल के माध्यम से जुड़ते हैं। हमने भी कुछ इस प्रकार की स्कीमें बनाई है, उन पर काम चल रहा है और आप देखेंगे कि ये एक तरीके का टैलेंट हंट है। पूरे देश में एक साथ जब खेल महोत्सव होंगे उसके बाद देश में नए टैलेंट की और खिलाड़ियों की एक बड़ी बाढ़ आने वाली है। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आग्रह है कि बहुत टैलेंट हमारा छुपा हुआ है, उसको मौका दिया जाए, उसको अवसर दिया जाए और अवसर दे करके उसको सपोर्ट दिया जाए। और कल वही लोग ओलंपिक में देश के लिए मेडल लाएंगे, वही लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में देश के लिए मेडल लाएंगे। तो कुल मिला के सांसद खेल महोत्सव का यही एक लक्ष्य है। बिल्कुल ठीक है। जनता को क्या संदेश देना चाहिए आत्मनिर्भर भारत
को बनाने के लिए क्या करें? जीएसटी भी के रिफॉर्म भी हो चुके हैं और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग, यदि हम व्यापारी हैं तो स्वदेशी सामान ही बेचें, यानी कि भारत में बना हुआ सामान बेचें, और यदि हम खरीदार हैं तो खरीदार के रूप में हम केवल भारत का बना हुआ सामान ही खरीदें। और कुल मिला के यदि इसको एक लाइन में कहें तो भारतीय सामान हमारा स्वाभिमान। बिल्कुल। तो देखिए, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ता हुआ हमारा देश है, हम सब भी आत्मनिर्भर बने। इसी के साथ ये इंटरव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली बार फिर हम किसी बड़े ऐसे ही जिम्मेदार व्यक्ति के पास जाकर के कई सारे सवालों के साथ आपके पास कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ सुनील।